हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, हम CSET के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और आज हम जो है फैब फैब 2021 की जितनी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं करंट अफेयर्स की उसको हम कवर करेंगे और इसको आप देखते जाइए। बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है इसी लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाती है, जो आपको चीज़ें जानी चाहिए। तो चलिए, फैब 2021 की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने फर्स्ट फैब 2021 को हमारा बजट जो है वो प्रेजेंट किया था। तो हम देख रहे हैं कि 21 और 22 का जो इस साल का बजट रहा है उसके क्या हाइलाइट्स हैं। चलिए इसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इस बार का ऐसा यूनियन बजट था, इसको हम यूनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपरलेस बजट था। इसके पहले जब कभी भी बजट आता था वो पेपर फॉर्म में आता था, पेपर के फॉर्मेट में आता था, लेकिन अब की बार सॉफ्ट कॉपी में यानी कि कंप्यूटर डिवाइस टैब के थ्रू जो है इसको प्रेजेंट किया गया। तो फर्स्ट पेपरलेस बजट था और जिसमें आफ्टर ये जो हमारा कोरोना वायरस था, आफ्टर पेंडेमिक, हमारे लिए ये बजट बहुत इम्पोर्टेंट था। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इस बजट में कवर किया गया, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं प्रपोजल दिया गया कि जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। एग्जेम्पशन मतलब छूट दी जाएगी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको बहुत ज़्यादा टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दौड़ना ना पड़े, इसकी छूट जो है दी जाएगी। इसके बाद जो सेकंड जो काम किया गया वो किया गया कि रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। डियर, रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, आप में से में भी कई लोगों को ये ना पता हो कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई अगर इंडिया का पर्सन NRI है यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और बाहर रहता है, तो क्योंकि वो इंडिया का है उसके ऊपर इंडिया का भी टैक्स बनेगा, और क्योंकि वो बाहर रहता है जिस भी कंट्री में रहता है उस कंट्री का भी टैक्स बनेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके ऊपर दो जगह टैक्स लग जाता है। डबल टैक्सेशन इसको हम टैक्स में बोलते हैं। तो इसके रिमूवल की यहाँ पर क्या है बात की गई। फिर थर्ड चीज़ देखिए क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन इन द टाइम पीरियड फॉर द रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट्स। यानी कि टैक्स असेसमेंट जो भी एक इंडिविजुअल है या कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी बिजनेस है, जो उसका टैक्स असेसमेंट किया जाता है उसका रीओपनिंग पीरियड यानी कि फिर से उसको ओपन करने का जो पीरियड है उस पर कम करने का विचार किया जाएगा। टैक्स हॉलीडेज ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उसमें टैक्स ना लगे उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर बात देखिए, फिफ्थ पॉइंट पर पढ़ रहे हैं कि जो सिक्योरिटी लॉ है अलग अलग जगह, मतलब डिपॉजिटरी एक्ट है, अलग अलग एक्ट है, उनको अलग अलग लॉज को ख़त्म करके सिक्योरिटीज कोड जो है बना दिया जाए। तो ये कुछ एरियाज थे जिनमें बजट जो है बजट ने इन सारे एरियाज को कवर किया है और इसके रिगार्डिंग प्रपोजल रखा है। तो अब हम इसको जो है वन बाय वन डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब कि जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से इंसेंटिव जो है एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे 13 सेक्टर्स अनाउंस किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। इसके अलावा PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा हेल्थ की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है कि स्कीम आई PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये जल्दी लॉन्च की जाएगी और इसका जो बजट है वो 64,180 करोड़ का 6 साल के लिए रखा गया है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है।
वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नितिन गडकरी, आपको पता है ये जो हमारा व्हीकल वाला जो डिवीज़न है नितिन गडकरी जी देखते हैं, तो ये अनाउंस की गई है। इसमें ये है कि जो व्हीकल्स हैं, अगर कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, कमर्शियल व्हीकल होंगे तो 15 ईयर्स में अपना जो है व्हीकल चेक करवाएंगे, और अगर कोई नॉन कमर्शियल जो व्हीकल है वो जो है 20 साल में व्हीकल जो है वो चेक करवाएगा, ताकि ये देखेंगे कि पॉल्यूशन वगैरह तो नहीं फैला रहा है, व्हीकल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई, जिससे लोग जो है अपने जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको चेक करवा कर, उनको अगर ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं या कुछ ऐसा है तो अलग से उन पर टैक्स लगाया जाए, राइट, अदरवाइज वो व्हीकल को स्क्रैप कर दें। ये सारी चीज़ें जो है इस पॉलिसी में देखी जाएंगी, तो ये जो है प्रपोजल में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक इस बिल ने इंट्रोड्यूस किया है कि एक डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किया जाएगा, ताकि 5 लाख करोड़ का यहाँ पर पैसा जो है 3 साल में लाया जा सके। A bill will be introduced to set up a development financial institution. इसका एम्बिशन क्या है कि एक लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाया जाए कम से कम 5 लाख करोड़ का, राइट, 3 साल में। इसके अलावा हमको इजी तरीके से फाइनेंस मिल जाए, इजी तरीके से फाइनेंस मिल जाए, तो जो डेट फाइनेंसिंग होती है, NVIT का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड REITs का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो इनका जो है डेट फाइनेंसिंग, यानी कि लोन के थ्रू ये जो दोनों ट्रस्ट हैं इनको फाइनेंस मिल जाए, बाहर के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू इनको फाइनेंस मिल जाए, इसके लिए जो भी लॉ है उसमें सुटेबल जो है अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ये बोला गया इस बिल में, राइट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको पता है, इनको जब पैसा आने लगेगा डेट फंड के थ्रू बाहर से, फॉरेन से, तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट विल बी लॉन्च। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, आप ऐसा समझिए कि कुछ ऐसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है जगह जगह लगे हुए थे, जिनकी जो वैल्यू है वो दिख नहीं रही थी, ऐसा पैसा मतलब कि कुछ जगह लॉक है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो वो जो है उसको मोनेटाइज करने की कोशिश की जाएगी देश भर में जो भी ऐसे प्रोजेक्ट है, ताकि उनकी वैल्यू जो है दिखे। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनके आज तक वैल्यू मतलब कि कोई बेनिफिट लोगों को नहीं मिला है, वो कैसे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाएंगे, एक आप कह लीजिए कि एक ऐप टाइप का बनाएंगे, जिससे जो भी वहाँ पे पैसा लगा रहा है उसको देख सके क्या उसका पैसा कहाँ पे लग रहा है, उस चीज़ का क्या जो है बेनिफिट हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है। मतलब कहीं जैसे अगर एक पैसा लगाकर ब्रिज बनाया जा रहा है तो वो ब्रिज कैसे उसका डेवलपमेंट फेज है, ये आपको एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में दिखेगा। तो ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें ये इस चीज़ को करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड की बात की थी, तो अभी बहुत सारे एक्ट है, जैसे सेबी एक्ट 1992 है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है, SCRA है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट। तो इतने सारे जो अलग अलग एक्ट हैं शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, ये कह रहे हैं प्रपोजल में कि इन सारे एक्ट को हटाकर रिपील करके एक सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड ला दिया जाए। जैसे कि GST ने वैट और बहुत सारे जो अलग अलग सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये अलग अलग टैक्स थे, इसको ख़त्म करके GST आया, वैसे ही यहाँ पे भी प्रपोजल है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड को इन अलग अलग एक्ट को ख़त्म करके एक सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड जो है
ला दिया जाए इन सारे एक्ट को कंसोलिडेट करके। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट मतलब कि ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये बॉन्ड के थ्रू जो फंड रेज करती हैं, उस मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन्होंने एक अलग से परमानेंट इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चेंज आई है। ऐसे गोल्ड एक्सचेंज के रिगार्डिंग, उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग, के जो गोल्ड आपका सोना खरीदा बेचा जाता है, कमोडिटी मार्केट का एक पार्ट है गोल्ड, आपको पता है जैसा शेयर मार्केट होता है ऐसे ही कमोडिटी मार्केट होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, ठीक है। सेबी को ही बोला गया है वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए। और इसके अलावा गोल्ड को रखने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको मजबूत बनाया जाए जो कि कमोडिटी मार्केट के तौर पे ढंग से काम कर पाए, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक इन्वेस्टर का चार्टर बनाया जाए कि जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है उसके जो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग एक चार्टर बनाया जाए। इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट की जाए ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट डेवलपमेंट, गलती से मैंने बोला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से जो फॉरेन है वो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाए। इसके लिए इसमें जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि जो है उसकी लिमिट जो 49% है वो बढ़ाकर 74% की जा सके। MCA, हमारी जो MCA.gov.in की जो साइट होती है उसमें नया वर्जन 3 जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें एडिशनल फीचर्स होंगे जैसे ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर लॉन्च होंगी MCA में। IPO लाने की प्लानिंग है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी LIC के जो शेयर्स है वो 21-22 में लाने की प्लानिंग है ताकि जो गवर्नमेंट का LIC सेक्टर है इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर सके और प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर आ सके, राइट। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की सोची जा रही है और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए सोच रही है, लॉ लाने के लिए सोच रही है ताकि हायर एजुकेशन का गवर्नेंस किया जा सके। लद्दाख में हायर एजुकेशन पहुंचाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ले का प्रपोजल है कि लद्दाख के ले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। एक न्यू इनिशिएटिव नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की सोची गई है जिसके थ्रू इंडिया की जो अदर मेजर लैंग्वेज हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर वो भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे, जैसा हमारा सीरी रहता है, अमेज़ॉन से हम जो है वॉइस कंट्रोल जो इंटरनेट का कर सकते हैं, वो अदर लैंग्वेजेस में भी इंडिया की जो अदर मेजर लैंग्वेजेस हैं उसके थ्रू भी किया जा सके। इसलिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है वो स्टार्ट करने का प्रपोजल है, राइट। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में मतलब एलाइड यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बिल लाने की बात की गई है ताकि उनके रिगार्डिंग लॉ जो है बनाए जा सके, लॉ और रेगुलेशंस बनाए जा सके। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन द नर्सिंग प्रोफेशन, द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है
आपको पता है एक्ट बनने से पहले जो है बिल आता है, फिर एक्ट बनता है। तो जो नर्सिंग का प्रोफेशन है उसके रिगार्डिंग ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि लॉ बनाने के लिए सोच रहे हैं। इंडिया जो है अब की बार जो जनसंख्या गणना होता है, जो सेंसस होता है, वो डिजिटल फॉर्म में करने की सोच रहा है। इसके अलावा फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है। फेसलेस क्या होता है, जैसे कि अभी तक कोई भी केस लगता था वो कहीं किसी ट्रिब्यूनल में जाकर लड़ा जाता था, वहाँ पे पता होता था कि वो केस किसके पास है, आपको पर्सन का नाम पता होता था। अब इनकम टैक्स और कई फील्ड में फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ रहा है। फेसलेस का मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अगर इनकम टैक्स का केस लगा है तो वो किस पर्सन के पास जाएगा, ताकि एक तरीके से आप समझ लीजिए ब्राइब वगैरह के जो चांसेस रहते थे, ठीक है, कि भाई पर्सन पता है कि किसके पास केस जाएगा, तो लोग उस पर्सन तक पहुंच जाते थे कि हाँ ठीक है इसको पैसे वैसे देकर काम कराया जा सकता है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना रही है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, एफिशिएंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, कोई किसी के साथ सेटिंग ना कर पाए। ऐसे ही फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इनकम टैक्स के जो केसेस होते हैं क्वासी जुडिशरी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में होते हैं, वहाँ पे भी ये फेसलेस होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है केस सॉल्व किया जाएगा, यानी हियरिंग वगैरह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सुनी जाएंगी। इसके अलावा टैक्स पेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब कि जब हम टैक्स पे करते हैं सैलरी वगैरह टीडीएस वगैरह के बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते थे, तो इन्होंने कहा वो प्री फिल्ड आएगा। प्री फिल्ड मतलब कंप्यूटर अपने आप से उन फॉर्म्स को जो है फिल कर देगा, जो भी हमारे अदर सोर्सेज हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा के पूरा फिर से क्या कर देगा, अपने आप से क्या है फिल कर देगा, ताकि जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको ईजनेस रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो पुरानी एग्जम्पशंस वगैरह थी उनको हटाकर जो ज़रूरी है वो स्ट्रक्चर बनाने की गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है। तो ये हमारे हाइलाइट्स थे इस बार के बजट के। आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, Jeff Bezos has decided to step down as CEO of which company? तो आपको जेफ बेजोस के बारे में पता होना चाहिए कि किस कंपनी में जो है मैटर रखते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये विकिपीडिया आप देख रहे हैं, जेफ बेजोस को आप जेफरे प्रेटसन बेजोस इनका पूरा नाम है, और इन्होंने अमेज़ॉन कंपनी जो है बनाई थी जनवरी 1962 में, ये जो है पैदा हुए थे। और ये अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने आप कह लीजिए सीईओ और फाउंडर, ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है, सीईओ और फाउंडर जो हैं ये आपके अमेज़ॉन के हैं, फाउंडर सीईओ प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जो है अमेज़ॉन के हैं। और अभी इन्होंने, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इन्होंने 2 फैब 2021 को इन्होंने अनाउंस किया है, ये जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो है इसके थर्ड क्वार्टर 2021 तक जो है वो सीईओ के पद से हट जाएंगे, वुड स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ अमेज़ॉन, राइट। तो इन्होंने ये अनाउंस कर चुके हैं और ही इज़ ड्यू टू बी रिप्लेस्ड बाय सीईओ एंडी जेसी, जो है एंडी जेसी उनकी जगह जो आएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। अब इसका आंसर जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ जेफ बेजोस किसके सीईओ थे, अमेज़ॉन के सीईओ थे, यानी कि आपका आंसर जो है वो 6 होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई इन इट्स मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग Feb 305, मतलब थर्ड, यहाँ पे कह रहे हैं फरवरी 3 यहाँ 2021 डिसाइडेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड, मतलब कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी थी, इसने रेपो रेट अनचेंज्ड करने के लिए कहा था। रेपो रेट अनचेंज 3 और 5 फरवरी के बीच जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट अनचेंज करने के लिए कहा था। तो करंट रेपो रेट क्या है आपको मैं बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए कुछ टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो सारे बैंक्स जो हैं वो अपना जो एक रिजर्व आरबीआई के साथ रखते हैं उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ऐसे ही एक टर्म होता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जिसको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आप कह लीजिए कि जो बैंक्स होते हैं हर बैंक को अपने यहाँ एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पे, मेटल के तौर पे कुछ लिक्विड फॉर्म में जो है फंड रखना पड़ता है, उसको हम एसएलआर बोलते हैं। ऐसे ही एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंक को जो है आप फंड जो है प्रोवाइड करता है, लेंड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। तो अगर रेपो रेट कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को कम रेट पे जो है आरबीआई से गवर्नमेंट कह रही हूँ सॉरी, जो अदर बैंक्स है उसको आरबीआई से कम रेट पे लोन मिल जाएगा। एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि जो मतलब कि आप ये कह लीजिए जो आरबीआई है वो अगर बैंक से लोन लेना चाहे तो जिस रेट पे वो लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो प्रेजेंटली जो है ये रेपो रेट 4% जो है वो चल रहा है। प्रेजेंटली जो रेपो रेट है वो आपका 4% जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स है उसने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है शुरू करने की सोची हुई है, और ये गुजरात में जो है सेटअप किया जा रहा है। जैसा कि नाम है पब्लिक यानी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी और प्राइवेट यानी प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो टाटा है। तो टाटा के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ओपन करने के लिए सोचा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपको डिटेल्स दिख रही होंगी स्क्रीन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैज टू सेटअप इन गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर में जो है सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ जो है वो सोचा गया है। नांसपेट विलेज ऑफ गांधीनगर में सोचा गया है। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी कि टाटा ग्रुप को जो है कंसीडर किया गया, और इन दोनों ने मिलके जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है वो स्टार्ट करने के लिए सोचा है। राइट, तो एक ये आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द गवर्नमेंट्स न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। याद करिए अभी जब बजट के हाइलाइट्स में बता रही थी तो मैंने एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था अगर व्हीकल कमर्शियल होगा तो उसको चेक करवाना पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद चेक करवाना पड़ेगा, और अगर पर्सनल व्हीकल है, नॉन कमर्शियल व्हीकल है, तो उसको 20 साल बाद जो है टेस्ट करवाना होगा कि वो पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहा है और एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसा है तो व्हीकल वो स्क्रैप में जाएगा या ग्रीन टैक्स जो है वो लगेगा जिसका भी व्हीकल है। राइट, तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हेन गगनयान फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन, अनमैन्ड स्पेस मिशन का मतलब ये हुआ
कि बिना मानव के जो है गगनयान का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बिना मानव का जो यान भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, वो कब भेजा जाएगा, वो कब भेजा जाएगा। तो यहाँ पे गगनयान एक इसरो का जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। गगनयान ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया था कि ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल ऑफ गगनयान है ये लॉन्च होगा आफ्टर द सेकेंड अनमैन्ड मिशन प्लान इन 2022-23, यानी कि पहले जो है अनमैन्ड जो है 2 मिशन पूरे किए जाएंगे, सेकेंड मिशन लिखा है तो पहले 2 मिशन पूरे किए जाएंगे, उसके बाद जो है मैन वाला जाएगा। तो देखिए लिखा भी हुआ है, इट वॉज इनिशियली envisaged that 10,000 crore गगनयान मिशन एम्स टू सेंड अ 3-member crew, 3 member यानी 3 लोगों को जो है स्पेस में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा 5 to 7 days बाय 22, राइट। तो यहाँ पे जब इंडिया अपने 75 साल इंडिपेंडेंस के पूरे कर लेगा तब जो है मानव के साथ यानी 3 मेंबर्स जो है 3 इंसान जो है वो 3 इंसानों का जो क्रू है वो स्पेस में जाएगा। लेकिन इसके पहले 2 अनमैन्ड जो मिशन है वो प्लान किए गए। तो पहला अनमैन्ड मिशन ये आप देख रहे हैं इज प्लान इन दिसंबर 2021, यानी कि पहले ये 21 में एक अनमैन्ड जो है वो आपका मिशन पूरा होगा गगनयान का, फिर सेकंड जाएगा, उसके बाद जो है ह्यूमन को भेजा जाएगा। तो ऑलरेडी कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन के कारण ये प्रोजेक्ट जो है डिले हो चुका है। ये मिशन जो है इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा इसरो का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर 3 फ्लाइट्स जो है ऑर्बिट में भेजी जाएंगी। 3 फ्लाइट्स में आपको मैंने बता दिया, 2 अनमैन्ड है और 1 मैन्ड है जिसमें 3 ह्यूमंस का क्रू जो है भेजा जाएगा। तो 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स हैं और 1 जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, तो ये भेजा जाएगा, जिसका पहला जो अनमैन्ड फ्लाइट है वो आपका दिसंबर 2021 में भेजे जाने की जो है अनाउंसमेंट जो है अभी किया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि आपको क्लियर होगा कि हमारा जो 5th का आंसर है वो हमारा होगा ए दिसंबर 2021, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डिस्प्लेड इट्स W in the Republic Day Parade for the first ever time। तो W का मतलब झांकी, आपको पता है कि परेड में बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं जो रिपब्लिक डे की परेड होती है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको परेड में जो है फर्स्ट एवर टाइम जो है वो निकाला गया। तो मैं आपको बताऊं, आपको आपके सामने एक ऐतिहासिक जो है डिसीजन लिया गया था और हमारा आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 जो है वो एबॉलिश किया था। और यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरीज थे, 2 यूनियन टेरिटरीज थी जिनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर था, ये तो आपको याद ही होगा कि आपका एक जम्मू एंड कश्मीर था, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा जो है लद्दाख जो है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी जिनको 2019 में जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। और इसमें जो है इस बार की जो परेड हुई थी उसमें लद्दाख ने फर्स्ट टाइम अपनी जो है झांकी निकाली थी। लद्दाख ने जो अपना ग्रोथ है, जो उसका कल्चर है, उसके रिगार्डिंग जो है लद्दाख ने अपनी झांकी निकाली थी, यानी कि आपका 6th का आंसर जो है वो सी होगा, राइट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। द IMF हैज प्रोजेक्टेड which nation to be the fastest growing major economy for the next 2 years। तो IMF की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसने इंडिया को बोला है कि काफ़ी फास्ट जो है ये ग्रो कर रहा है और 2021 में 11.5% की ग्रोथ IMF ने जो है प्रोजेक्ट की है। IMF ने
जो है प्रोजेक्ट की है, और 22 के लिए इन्होंने 6.8% की फर्दर ग्रोथ जो है वो इंडिया का जो विकास दर है वो बताया है, ग्रोथ रेट बताया है। और नेक्स्ट 2 ईयर्स में इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो बनेगा। अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, दीज आर परसेंटेज जो कि प्रोजेक्ट किए गए हैं इंडिया के रिगार्डिंग। बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडिया देश जो है बढ़ रहा है। Which nation has become the world's top destination for new foreign direct investment? यानी कि फॉरेन बाहर से सबसे ज्यादा किस देश में इन्वेस्टमेंट हुए हैं 2020 में? तो मैं आपको बताऊं, आपको जान के ताजुब होगा, चाइना। इसका आंसर है चाइना। और 2020 के लिए चाइना ने यूएस को भी पछाड़ दिया है, और सबसे ज्यादा जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो टॉप डेस्टिनेशन, वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशन जो है वो इस समय चाइना है। हाँ, ये माना जा रहा है कि अगले 2 या 3 सालों में इंडिया जो है थर्ड और सेकंड नंबर पे आ सकता है, थर्ड और सेकंड नंबर पे आ सकता है FDI में। लेकिन अभी जो है सबसे आगे जो नाम है 2020 के लिए वो आपका चाइना का नाम है। और बाहर के जो सबसे ज़्यादा फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो चाइना में हुआ है। राइट, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 9 में आप देख रहे हैं स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा एलन मस्क। एलन मस्क स्पेस एक्स का जो है ओनर है, CEO है। और स्पेस एक्स की सैटेलाइट्स ऑलरेडी 24 जनवरी 2021 को जो है लॉन्च हो चुकी हैं। 143 सैटेलाइट्स जो हैं लॉन्च हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपके इंडिया में भी आपको बहुत तेज इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है। अगर वो स्पेसएक्स की लोकेशन पे आपका एरिया आता है तो रेट्स भी आ चुके हैं। आप अगर स्पेसएक्स की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो बहुत बहुत तेज हो जाएगी आपके इंटरनेट की स्पीड। तो ये एक प्रोजेक्ट आया है एलन मस्क का, पूरे वर्ल्ड में जो है स्पेसएक्स की जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं, इसके कारण हमारी इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत तेज होने वाली है। और इंडिया में भी इसके रेट्स आ चुके हैं। अगर स्पेसएक्स के सैटेलाइट के एरिया में आपका एरिया आया तो आपको भी स्पेसएक्स की इंटरनेट की सर्विस जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स। सबसे पहली बात आपको ये पता चलनी चाहिए कि इंडिया के काफ़ी जो सिविलियन अवार्ड हैं उसमें पद्म अवार्ड की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पद्म अवार्ड्स में 3 चीज़ें आती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं कोविंद नाथ जी हैं, उन्होंने इस साल के लिए 119 पद्म अवार्ड्स को अप्रूवल दिया है। 119 पद्म अवार्ड्स को अप्रूवल दिया है। आपको मैं ये न्यूज़ जो है दिखा दे रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ पद्म अवार्डीज 2021। इस साल में 119 को है 119 पद्म अवार्ड्स को अप्रूवल जो है कोविंद जी ने दिया हुआ है। और जिसमें आपके 7 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं, 10 जो हैं वो पद्म भूषण हैं और 102 जो हैं वो पद्मश्री हैं, जिनकी लिस्ट आ चुकी है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में आते हैं और आपको पता होना चाहिए इसमें 3 अवार्ड्स का नाम होता है। राइट, तो जो भी एक्सेप्शनल और एकदम अलग टाइप की जो सर्विसेज, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज जो है लोग प्रोवाइड करते हैं, उनको ये अवार्ड्स जो है दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हाँ हमारे फेब में कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी न्यूज़ थी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।